वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा जो प्रकरण है वो वर्णमाला के प्रकार हैं। हिंदी भाषा इतनी सुगढ़ है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। और हमारी यही विशेषता सारी भाषाओं से हमें अलग करती है। तो आज हम वर्णमाला के विषय में बात करेंगे। आ से और ज्ञा तक का ज्ञान ही हो जाना वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला का प्रकरण बहुत गूढ़ है और इसमें कई स्टेप हमको देखने को मिलता है। हर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों को दिमाग में ये चीज़ बैठा दिया जाए तो आगे आने वाली परीक्षाओं में उनको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम वर्णमाला के विषय में। और इसको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी इसका नाश नहीं किया जा सकता। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश न किया जा सके। जैसे यहाँ देखिए अ और क्या क, इसको हम टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। जिसको हम टुकड़ों में तोड़ ना सके उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक फूल माला नहीं होता वैसे एक अक्षर वर्णमाला नहीं होती। लेकिन वर्णमाला का मतलब होता है क्रमगत तरीके से। ये नहीं कि का वर्ग पढ़ रहे हो सीधे टा वर्ग पर आप पहुंच जाओ, नहीं। जो क्रमगत तरीके से लिखा हो उसी को हम, किसी भी भाषा में ये चीज होती है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात यहाँ आती है लिपि की, स्क्रिप्ट की बात आती है। तो वर्णमाला के लिखित स्वरूप को, जब हम वर्णमाला को एक चिन्ह के रूप में कहीं लिखते हैं तो उसी को हम लिपि कहते हैं। वो किसी भाषा की भी हो सकती है। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी या नागरी इसे हम कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये वर्ण हो गया, ये वर्णमाला हो गई और ये लिपि हो गई। और हमारी लिपि क्या है? देवनागरी या नागरी। ये चीज हमको जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के प्रकार की। मैंने आप लोगों से कहा था कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब जो स्वतंत्र हो, जिसकी किसी की आवश्यकता ना हो, और व्यंजन बिना स्वर के सहायता से बोले ही नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम बच्चों करेंगे यहाँ स्वर की। जो वर्ण बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। और स्वर की कितनी संख्या है हमारे हिंदी वर्णमाला में? 11। बहुत लोग इसको 13 बता देते हैं, लेकिन अंग और आह ये अयोग वाह है और इसको आगे भी हम इसकी चर्चा आज ही करेंगे। तो अब हम करते हैं कि स्वर के भेद। स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया है। स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व की बात आती है तो अ, ई, उ, री, इसके उच्चारण में समय कम लगता है। जब छोटे की बात आती है तो वहां हमारा ये स्वर होता है। अब दीर्घ स्वर को आता है जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा क्या है? ये हमारे उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्लुत की बात आती है। आप पढ़ते होंगे तो कहीं आपको एस के आकार में या 3 ऐसे लिखा होता है, ऐसे आकार में आपको दिखाई पड़ता है। तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये दोनों से मतलब ये 3 गुना इसमें समय लगता है बोलने में। आप बोलिए, जैसे आप कहते हैं ओम, आप कहते हैं राम, तो इसमें 3 गुना समय लग रहा है ना, तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब ये स्वर की बात हुई, चलिए अब व्यंजन की बात जान लें। और बच्चों अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे जो हमारी वर्णमाला का दूसरा भाग है। स्वर को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब व्यंजन को व्यंजन क्यों कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। मैंने बताया कि स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन परतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना ये स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। अच्छा ठीक है, आप किसी चीज का निर्माण करते हो, सब्जी बनाते हो, कोई भी पकवान बनाते हो, तो बहुत सारी चीजों का मिश्रण करते हो। तो जैसे एक शब्द का हम निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारे व्यंजन भी हो सकते हैं और बहुत सारे स्वर भी हो सकते हैं। एक व्यवहारिक शब्दों में इसको समझिए कि व्यंजन इसे क्यों कहते हैं। अब जैसे मैंने स्वर को बताया ना कि 3 प्रकार के होते हैं, वैसे व्यंजन में भी कई प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन मैं इसके पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि क से लेकर माँ तक ये हमारे 25 वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है। अब इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं गलत पढ़ते हैं। इसको देख लीजिए कि हम मुंह खोल के नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं का, खा, ना, क्योंकि इसमें लगा तो है लेकिन इसमें जो आ वर्ण है वो रस वाला आ लगा हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, ङ। इसमें क्या है, देखिए मुंह हमारा बंद चल रहा है। जब इसमें हम एक डंडा खींच देते हैं ना तब हम का पढ़ते हैं तो एक मात्रा हो जाती है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे जो बच्चों हमारे वर्ण हैं, ये सारे हमारे जो वर्ण हैं ये नासिक होते हैं, क्योंकि इनका हम जो उच्चारण करते हैं वो नाक से करते हैं। ठीक है, तो इसको अंगा भी नहीं बोलते हैं, इसको इया भी नहीं बोलते, इसको अंग, इसको इ, इसको र, इसको न, इसको म। इसको बोलने में भी हमें गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे क्या है, ये 25 वर्ण हमारे क्या हैं, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है काका काका, वैसे दुर्भाग्य की बात है कि हर व्यक्ति को A to Z याद होता है लेकिन अ से ज्ञ तक नहीं याद हो पाता है। तो उसको एक शॉर्ट तरीके में आप याद करो कि इसको हम क वर्ग पढ़ेंगे। जब क वर्ग याद होगा तो क ख ग घ ङ याद हो जाएगा। जब चा वर्ग की बात होगी तो च छ ज झ ञ याद हो जाएगा। ट वर्ग की बात होगी ट छ ड झ न याद हो जाएगा। तो आप इसको क वर्ग, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग, यानी जो हमारा ये है इसका पहला वर्ण, यानी उसका पांचों जो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं ना, तो इसका पहला अक्षर आप याद करके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग याद कर लीजिए तो आपको ये 25 वर्ण बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और समझना चाहिए जो हर परीक्षा में आएगा। आप बड़े होते जाओगे, आपकी परीक्षाएं होती जाएंगी और वर्णमाला में कभी ऐसा नहीं होता कि 10-5 क्वेश्चन ना आए। अगर इस चीज़ को आप अभी से समझ लोगे तो कभी आपके दिमाग से ये चीज़ निकलेगा नहीं। ठीक है, आप इसको देखिए कि बोला कहाँ से जाता है। काका काका कितनी बार पढ़े होंगे, लेकिन कभी सोचा कि ये सारे वर्ण निकल कहाँ से रहे हैं? तो आज इसको जानिए कि जो हमारा ये क वर्ग है, यानी ये क वर्ग है, ये कहाँ से निकलता है बच्चों? ये कंठ से निकलता है। आप बोलकर देखो, क, ख, ग, घ, ये कहाँ से निकल रहा है? हमारे कंठ से निकल रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखो च, छ, ज, झ, ये, उसको बोलकर देखो तो ये तालु से निकलता है, इसीलिए इसका जो बोलने वाला स्थान है, उच्चारण का स्थान है, इसको तालु बोला जाता है। मूर्धा, ट बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हमारे इसके एक और वीडियो बनाएंगे तो उसको हम आपको बताएंगे कि सारे वर्ण हमारे मुख के किस स्थान से निकल रहा है। एक आज हल्का सा जनरल आप समझिए कि इसको मूर्धा बोलते हैं, ट, ठ, ड, ढ, है ना, और इसको हम दंत बोलते हैं। आप बोल के देखो, ये सारे दांत में आपकी जीवा जो है दांत में लगेगी, त, थ, द, ध, न। और ये प वर्ग आप बोलिए तो ओष्ठ से निकलता है, पा, फा, पा, भा और मा, ये ओष्ठ से निकलता है। तो इसका उच्चारण स्थान भी आपको समझना जरूरी है। इसके बाद में एक बड़ा सा वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे। अब बात हम करते हैं अंतस्थ की। बात किसकी करते हैं? अंतस्थ की। ये सारा हम आपको बता चुके हैं। अंतस्थ में कितने वर्ण है हमारे? 4, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ में आते हैं। इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राण वायु अंदर से बाहर की तरफ निकलती है इसको बोलने में। आप सारे वर्ण बोलकर देखिए, आपको ये चीज समझ में आएगी। करेंगे ऊष्म की। ठीक है, ये अंतस्थ हो गया। अब ऊष्म की बात करेंगे। ऊष्म इसे क्यों कहा जाता है? श, श, स, ह। इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये तीसरा भाग है, हमारे व्यंजन का तीसरा पार्ट है। इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसको ऊष्म क्यों कहते हैं? जब इसको हम बोलते हैं तो एक गर्म वायु, हमारी जो प्राणवायु जो अंदर से एक वायु निकलती है, वो एक झंकार के साथ, गर्माहट के साथ निकलती है, इसीलिए इसको हम ऊष्म कहते हैं। ठीक,
उसके बाद आता है बात संयुक्त वर्ण का। संयुक्त वर्ण बच्चों ये है हमारा क्ष त्र ज्ञ और एक और आता है उसको श्र बोलते हैं, वो भी हमारे संयुक्त वर्ण में ही लिया गया है। अब इसको संयुक्त वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो विजातीय वर्ण मतलब सवर्ण नहीं, दो अलग अलग वर्ण जब मिलते हैं तो संयुक्त वर्ण बनता है। तो क्ष त्र और ज्ञ प्रत्येक जो यहाँ वर्ण है वो दो विजातीय वर्णों से मिला है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हमने आपको जो स्वर बताया था, मैंने कहा था ना कि लोग उसको 13 मान लेते हैं जबकि कितना है, वो 11 है। तो उसमें दो वर्ण था अं और अह, तो उसको हम अयोगवाह बोलते हैं। तो अंग को हम अम भी बोलते हैं, कई जगह जब हम लिखते हैं तो उसका उच्चारण अम के रूप में होता है और कहीं कहीं अंग के रूप में होता है। तो अयोगवाह को भी हम 3 रूपों में देखेंगे। जो हमारा अयोगवाह है अंग और अह, उसको 3 रूपों में देखेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार ये देखिए, इसको अंग और अंग दोनों बोलेंगे, इसको एक बिंदी के रूप में हम चिन्हित करते हैं, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण जो है हम वो नाक से करते हैं, जैसे पतंग, रंग, उसको सिर्फ नाक से हम इसका उच्चारण करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये समझना आपको जरूरी है कि अयोगवाह लगते कहाँ हैं। ये स्वर के तुरंत बाद है ना, स्वर के तुरंत बाद और व्यंजन के तुरंत पहले लगाया जाता है। जैसे आपने लिखा रंग, ठीक है, आपने लिखा तो रंग, तो र किससे बना है? र में अ लगा है ना, र में अ लगा है और उसके बाद र में अ हो गया, उसके बाद मात्रा और ग हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको कि ये स्वर के तुरंत बाद और व्यंजन के तुरंत पहले लगाए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरे की, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, ये हुआ अनुस्वार, ये बोलते हैं अनुनासिक। इसको हम चंद्र बिंदी के रूप में समझते हैं। जैसे आपने लिखा चांद, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है। मुंह भी खुल रहा है और नाक भी, नाक से भी बोल रहे हैं, मुख से भी बोल रहे हैं, तो इसको हम चांद बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार को रंग, पतंग। नाक तो चल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा, लेकिन इसमें क्या है, ये हमेशा आ का बड़े मतलब आ की मात्रा लेकर आता है, तो चांद। तो इस हिसाब से चांदनी, है ना, तो सांप। तो इसमें क्या है, अनुनासिक जो है वो आप नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं। अब विसर्ग की बात आती है, तो आपने अह पढ़ा ना, विसर्ग में ऐसे 2 बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम अह के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अह के रूप में पढ़ते हैं, तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो अयोगवाह में हमें 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो आपकी वर्णमाला में तो उस ढंग से नहीं आती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में ये 2 वर्ण को शामिल किया गया है, जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसको उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो लगता है हम कोई चीज को फेंक रहे हैं। आप बोल के देखो, घोड़ा, है ना, बोलते हो ना, पढ़ाई। तो उक्षिप्त मतलब होता है जिसको हम फेंक कर या उछाल के बोले, उसको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ड और ढ ये हमारे उक्षिप्त व्यंजन हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे, ये हमने लिखा घोड़ा। क्या लिखा हमने? यहाँ पे हमने लिखा घोड़ा। तो यहाँ देखिए हमारा कौन सा व्यंजन लगा? उक्षिप्त व्यंजन लगा। जैसे हमने लिखा पढ़ाई, जैसे हमने क्या लिखा? पढ़ाई, तो ये कौन सा है? ये उक्षिप्त व्यंजन है, ये हमारा उक्षिप्त व्यंजन है। तो इस तरह जब हम वर्णमाला की बात करेंगे, अगर आप कहीं कोई प्रश्न करता है कि वर्णमाला कितनी होती है, तो तुरंत आपको बताना है कि हमारी वर्णमाला कितनी है। हमारी वर्णमाला 52 है। दो हम इसको भी इसी में शामिल करते हैं। तो इस तरह से बच्चों वर्णमाला बहुत गूढ़ है। आज हमने इसका एक पार्ट आपको दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अ से लेकर ज्ञ तक यानी स्वर और व्यंजन, ये सारे वर्ण अलग अलग हमारे मुख के किस स्थान से बोला जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पूरा देखिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए।